स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब हो गया। इसका मतलब होता है कि जो भी लीगल या फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, उनको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना। जो ये डॉक्यूमेंट्स डिफाइन करने वाले हैं कि जो भी लोन दे रहा है, मतलब आपके जो लेंडर्स हैं, और जो लोन ले रहा है मतलब आपके बोरोवर्स, इनकी राइट्स क्या होंगे और इनकी ऑब्लिगेशंस क्या होगी। मतलब लेंडर्स की राइट्स होंगी कि उनके पास क्या पावर है कि वो उधार दे रहे हैं, और बोरोवर्स की क्या ऑब्लिगेशंस होगी क्योंकि वो उधार ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ डिफाइन की जाएंगी, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस लोन डॉक्यूमेंट्स को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने को ही क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स। इसको और अगर डिटेल में समझे तो ये क्या रिफर करता है, सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना, अरेंजमेंट करना और एग्जीक्यूशन करना लीगल डॉक्यूमेंट्स का। इज इट क्लियर कि जो भी लोन डॉक्यूमेंट्स है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लोन के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है लोन के रिगार्डिंग, उनको अरेंज करिए और उनको एग्जीक्यूट करिए। जो वो डॉक्यूमेंट्स जो डिफाइन करने वाले हैं लोन की टर्म्स एंड कंडीशन को, जो डिफाइन करने वाले हैं बोरोवर्स और लेंडर्स की राइट एंड ऑब्लिगेशंस को, और जो बैंक के फेवर में सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग उनको पावर देते हैं कि सिक्योरिटीज़ क्रिएट हो रही हैं जो बैंक की राइट होंगी, बैंक के फेवर में होंगी, कि कल को डिफ़ॉल्ट हुआ तो वो उन सिक्योरिटी से रिकवर कर सकती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स। आई होप क्लियर है। तो लोन डॉक्यूमेंट समझ में आ गया। लोन डॉक्यूमेंट्स मतलब लोन करने जा रहे हैं, आप लोन लेने जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स फ्रेम होते होंगे उनको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चरिंग करना, उनको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, उनको अरेंज करना, उनको एग्जीक्यूट करना है। और इन डॉक्यूमेंट्स में सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होने चाहिए, बोरोवर्स की, लेंडर्स की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मेंशन होना चाहिए, और बैंक के फेवर्स में सिक्योरिटी क्रिएट की गई है, ये सब मेंशन होना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स। अब जब स्ट्रक्चर ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो जनरली इसको ना 5 मेन सेक्शंस में कैटेगराइज किया गया है, जिसके बेसिस पे आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप किस तरह का लोन ले रहे हैं उसके बेसिस पे लोन के डॉक्यूमेंट्स बदल जाते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि आप प्रॉपर्टी लोन ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टी लोन में आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह मॉर्गेज किए जाएंगे, है ना। वहाँ पे आपके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे कि कहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं, उसका खसरा नंबर कितना है, खतौनी क्या है, मतलब इस तरह के पेपर्स मांगे जा सकते हैं। वहीं पर आपकी बात करूँ अगर बिज़नेस लोन की, तो बिज़नेस लोन में अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। सो जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उन सबको हम कैसे करेंगे, इन 5 सेक्शंस में कैटेगराइज कर देंगे। तो वो किसी भी टाइप का लोन हो उसके लिए यही सेक्शंस के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इज इट क्लियर। सो सबसे पहला सेक्शन हमारा क्या आएगा, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स का या फंडामेंटल लोन डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये वो इसेंशियल्स डॉक्यूमेंट हैं जो ये साबित करते हैं कि भाई ये लोन सैंक्शन किया जा रहा है और इस लोन को देने का मतलब यही है कि भाई ये लोन रिपे भी किया जाएगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो किसी भी टाइप के लोन में होते ही होते हैं। ठीक है। अब ये कौन कौन से हो गए, सबसे पहला होता है लोन एप्लीकेशन फॉर्म। ये एक इनिशियल फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो बोरोवर बताता है या बोरोवर फिल करके देता है, जिसमें उसकी सारी प्रोफाइल होती है, केवाईसी डिटेल वगैरह होती है, पर्पस का, लोन के पर्पस क्या है, ये सब बेसिक्स चीज़ें वहाँ पे इन्फॉर्म कर दी जाती है बोरोवर के थ्रू। तो एक तो हमारा लोन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद आता है सैंक्शन लेटर। लोन एप्लीकेशन फॉर्म और जो अभी आपके इनकम प्रूफ और वो सब आपने सबमिट किए, उन सबको जब ऑथराइज किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, वो सब हमने पहले पढ़ लिया है। तो उस सबके बेसिस पे ही क्या होता है, सैंक्शनिंग आती है। तो सैंक्शन लेटर में क्या होता है, ये बैंक इशू करती है। तो ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है, किसको बताता है, बोरोवर को बताता है कि आपको कितना लोन अमाउंट अप्रूव किया गया है, किस रेट से आपका लोन होगा, कितने साल के लिए लोन हुआ है। और एक बार सैंक्शन लेटर बोरोवर ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये फिर लेटर लीगली बाइंड कर देता है कि भाई अब आपको माना जाएगा कि आप इस लोन के लिए रेडी हैं और अब आगे का प्रोसीजर होगा। ठीक है, मतलब आपसे सैंक्शनिंग वगैरह होगा, डिसबर्समेंट होगा लोन का, तो वो एक अलग केस हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं, एक तो लोन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फिर सैंक्शन लेटर जो बैंक ने इशू किया है बोरोवर को, फिर एक आता है डिमांड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, डीपीएन जैसे बोलते हैं या प्रॉमिसरी नोट भी बोलते हैं। तो बेसिकली एक देखिए, प्रॉमिसरी नोट है तो आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा होगा। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है कि ये चीज़ें पे की जाएंगी। तो यहाँ पर डिमांड प्रॉमिसरी नोट का क्या मतलब हो गया कि ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ बोरोवर ये कहेगा कि भाई मैं बिना किसी कंडीशन के अटैच किए हुए कि ऐसा होगा तब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कंडीशन अटैच नहीं होगा, अनकंडीशनली मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपने जो भी मुझे पैसा दिया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जब भी मांगा जाएगा ऑन डिमांड या फिर कोई फिक्स्ड टाइम है तो उस टाइम पे मैं इसको पे करता रहूँगा। राइट। तो अब जैसे एजुकेशन लोन में क्या होता है कि
स्टार्टिंग के कुछ साल तक आपको नहीं पे करना, उसके बाद EMIs आपकी बनना शुरू होती हैं, है ना। इसी तरह हर एक लोन के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हैं तो आपके अमाउंट्स फेजेस में आते हैं, जितना भी लोन अमाउंट आपका होगा वो एक साथ नहीं मिलता, वो अलग अलग फेज में मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको EMIs वगैरह आपकी बनती हैं। सो कहने का मतलब है कि आप ऑन डिमांड या जो भी फिक्स टाइम है, मंथली फिक्स है जो है, EMI हमारी बन जाती है मंथली, सो EMI के बेसिस पे हम उसको पे करने का प्रॉमिस करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारी डिमांड प्रॉमिसरी नोट। तो एक DPN भी इशू होता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स में एक और इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है हमारा लोन एग्रीमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? ये पूरा कॉम्प्रहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट है जो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस की डिटेलिंग होती है। कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस की? सारी चीज़ों की, लाइक आपका लोन अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, टेन्योर क्या है, आपकी रीपेमेंट का शेड्यूल क्या रहेगा, मतलब EMIs आपकी कैसी आएंगी, किस तरह से आप पेमेंट करेंगे, अगर इन केस कोई डिफ़ॉल्ट आता है, इंटरेस्ट में कभी नहीं पेमेंट किया आपने, या कोई डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं किए जो सबमिट करने, जैसे आप जो बैंक लोन, जैसे आप बिजनेस लोन लिए, CC लोन लिए, तो CC लोन में क्या होता है, आपको स्टॉक स्टेटमेंट्स डिपॉजिट करने पड़ते हैं, बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं स्टॉक स्टेटमेंट क्वार्टरली, डिपेंडिंग कि आपका किस तरह का CC लोन है, कितने अमाउंट का लोन है, तो उस हिसाब से आपको क्वार्टरली या मंथली अपना स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। अगर आपने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया तो आप पे पेनल इंटरेस्ट चार्ज होगी। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि रिपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, कि प्रिंसिपल EMI आप कैसे पेमेंट करेंगे, EMI कैसे फ्रेम होगी। अगर इस तरह से कोई स्टेट डॉक्यूमेंट्स आपको जो सबमिट करना था आप वो सब नहीं करते तो उस वक्त पेनल इंटरेस्ट क्या रेट से चार्ज होगा। फिर बैंक्स की क्या क्या राइट्स रहेंगी आपके लोन के रिगार्डिंग, बोरोवर की क्या क्या ऑब्लिगेशन बनती है कि उसको ये काम करना है, ये चीज़ें करनी है, बैंक के पास ये राइट्स हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो ये कर सकती है, ऐसा हुआ तो फिर वो ये कर सकती है, वो सब चीज़ें रहेंगी। और अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो उस केस में क्या किया जाएगा, और डिफ़ॉल्ट अगर हो ही गया तो क्या क्या रेमेडीज़ बोरोवर को दी जाएंगी कि जिससे उस डिफ़ॉल्ट लोन को वापस से सही किया जा सके। तो वो सब बातें कहाँ मेंशन होंगी? आपके लोन एग्रीमेंट में। तो ये इशू किया जाता है, ये जो है फ्रेम किया जाता है, बैंक के पास रहता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो ये क्या हो गया? हमारे प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो जो सभी तरह के लोन में आपके होंगे। तो स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स में एक तो हमारा क्या हो गया, जो हमारे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स हो गए या प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हो गए, मतलब क्या क्या, लोन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, सैंक्शन लेटर हो गया, डिमांड प्रॉमिसरी नोट हो गया और लोन एग्रीमेंट की कॉपी हो गई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर हमारा सेकंड फेज आता है। सेकंड फेज हमारा क्या आता है? सिक्योरिटीज एंड चार्ज क्रिएशन डॉक्यूमेंट। अब ये वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो लोन प्रोवाइड कर रहा है आपको, जो लोन प्रोवाइडर है उसको लीगल राइट दे देते हैं कि कल को अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसने जो भी सिक्योरिटी के रूप में एसेट्स को रखा है बैंक के पास, वो उसको क्या कर सकती हैं, उसको सेल करके या उसको किसी और मीडियम से वो क्या कर सकती हैं, अपने पैसे को रिकवर कर सकती हैं। राइट, तो एसेट्स के ऊपर लीगल राइट किसको मिल जाता है? आपके लोन प्रोवाइडर को। तो इसी वजह से सिक्योरिटीज़ एंड चार्ज क्रिएशन के रिगार्डिंग भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं। अब ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ एग्रीमेंट्स या जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग क्रिएट किए जाते हैं, ये मतलब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, ये ना सभी में नहीं होंगे। जिस तरह का आपने लोन लिया होगा उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें आती हैं। जैसे मैं पहले बात करूँ हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट किस लोन के केस में बनेगा? अगर आप मूवेबल एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी रख रहे होंगे तो बनता है। इसमें जैसे आपने कार लोन लिया तो कार लोन के केस में आपकी कार तो किसके पास रहेगी? बोरोवर के पास रहेगी। पोजीशन जो है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का जो आप रख रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे हैं, वो पोजीशन किसके पास रहेगा? बोरोवर के पास रहेगा। लेकिन उसका जो लीगल क्लेम है, जो लीगल राइट्स हैं, वो किसके पास रहेंगे? वो बैंक के पास रहेंगे। इज इट क्लियर? तो मूवेबल एसेट्स जो होंगी, जैसे आपके व्हीकल्स हो गए या स्टॉक्स वगैरह हो गए, इन्वेंट्रीज जिसे हम कहते हैं, ये सब हो गए। इस तरह का जब आप इसको सिक्योरिटी के फॉर्म में रखेंगे, इस तरह का लोन ले रहे हैं, कार लोन वगैरह ले रहे हैं या CC लोन ले रहे हैं, बिजनेस में CC लोन जो आप लेते हैं इसमें स्टॉक वगैरह को रखा जाता है सिक्योरिटी के फॉर्म में। तो इस तरह के लोन के केस में पोजीशन तो बोरोवर के पास रहेगा, पर लीगल राइट्स किसके पास रहेंगी? बैंकर के पास रहेंगी। तो उसे उस वक्त जो एग्रीमेंट क्रिएट होगा वो हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर जो चार्ज क्रिएट किया जा रहा है वो हाइपोथिकेटली है। हाइपोथिकेटली माना जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, भले वो मेरे पास नहीं है, बैंक के पास नहीं है, पर फिर भी वो हाइपोथेटिकली माना जा रहा है कि वो है बैंक के पास से ना, हाइपोथिकेशन हो रहा है। समझ में आई बात? सो ये हो गया हमारा हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। फिर हमारा होता है दूसरा प्लेज एग्रीमेंट। प्लेज एग्रीमेंट कब यूज़ होगा? जब कोई सिक्योरिटीज़ को हम फिजिकली हैंड ओवर कर देते हैं, किसको? आपके लोन प्रोवाइडर को, है ना। जैसे हमने गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया, किसी शेयर या शेयर सर्टिफिकेट वगैरह के अगेंस्ट, FD वगैरह के अगेंस्ट लोन ले लिया, है ना। इस तरह
तरह की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको हम फिजिकली हैंड ओवर कर देते हैं, आपके पास कई एफडीज थे, आप एफडी के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, तो एफडी क्या हो गई, फिजिकल सिक्योरिटी हो गई, आप उसको जाके बैंक के पास दे देंगे, उसके अगेंस्ट आपको लोन मिलेगा। तो इस तरह की सिक्योरिटीज़ पे क्या क्रिएट किया जाएगा, प्लेज एग्रीमेंट क्रिएट किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। तो आपने किस तरह का लोन लिया उसके अकॉर्डिंग आप पे प्लेज एग्रीमेंट क्रिएट होगा या हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट क्रिएट होगा, वो भी एक डॉक्यूमेंट्स फ्रेम होने वाला है। फिर एक आता है हमारा मॉर्गेज डीड। ये कब होगा, जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लोन लेते हैं तो एक लीगल चार्ज क्रिएट किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी जब्त कर ली जा रही है, लिएन कर ली जा रही है, मतलब ये प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, किसके हाथ में है, बैंक के हाथ में। ठीक है, जैसे आप घर खरीद रहे हैं तो घर खरीदने के बाद जब आपकी रजिस्ट्री होगी घर की, तो घर की रजिस्ट्री के जो पेपर्स होंगे वो आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उस घर के रिगार्डिंग आपने लोन लिया है। तो बैंक का जो एडवोकेट होगी, बैंक के जो एडवोकेट होंगे वो रजिस्ट्री के टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, और फिर जैसे रजिस्ट्री होगी वो पेपर किसके पास चला जाएगा, बैंक के एडवोकेट के पास चला जाता है। और अब वो लैंड या वो बिल्डिंग जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है, आप उसकी ईएमआई भरते रहेंगे, आप उसको यूज़ करते रहिए, लेकिन वो जब्त कर ली गई है, उसके पेपर्स जो हैं वो लियन हैं, उस पर चार्ज क्रिएट किया गया है बैंक के थ्रू, वो प्रॉपर्टी बैंक के पास ही रहेगी। इज इट क्लियर? तो वो मॉर्गेज डीड हो गया। ठीक है, तो अगर आप हाउसिंग लोन वगैरह ले रहे होते हैं तो मॉर्गेज डीड आपकी क्रिएट की जाती है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपका सिक्योरिटी और चार्ज क्रिएशन के डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। जो सिक्योरिटी रखी जाएगी उसके अगेंस्ट इस तरह का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा। तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट के बाद सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्रिएट हो गए। फिर हमारा एक आता है गारंटी लेटर। तो गारंटी लेटर क्या होता है, थर्ड पार्टी कमिटमेंट्स होता है कि भाई कल को जो प्राइमरी बोरोवर है, जो मेन जिसने लोन ले रखा, अगर वो फेल हो गया, वो नहीं रिपे कर पाया, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप उसे रिपे करेंगे, आप गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गारंटी लेटर होता है वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है, गारंटर के थ्रू। जो भी ये कह रहा है कि इनकी जगह मैं गारंटर हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये गलत काम नहीं करेंगे, ये लोन रिपे कर देंगे, आपको डिफॉल्ट नहीं करेंगे, अगर कर दिए तो मैं पे करूँगा, तो ये एग्जीक्यूट किसके थ्रू किया जाएगा, गारंटर के थ्रू। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्या इस्टेब्लिश करता है, ये गारंटर्स की लायबिलिटी इस्टेब्लिश कर देता है कि इन केस डिफॉल्ट हुआ तो आपकी लायबिलिटी है कि आप रिपे करिए। इस क्लियर? तो ये गारंटी लेटर हो जाता है। फिर हमारा क्या आता है, इस लेटर के बाद हमारा क्या एक और डॉक्यूमेंट्स आता है, वो आता है कोवेनेंट्स एंड क्लॉजेस, है ना, जिसे हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। अब देखिए कोवेनेंट्स एंड क्लॉजेस क्या होता है, बेसिकली ये जो होता है ना, कोवेनेंट्स का मतलब समझिएगा, जब हम किसी चीज़ के रिगार्डिंग किसी से प्रॉमिस कर लेते हैं, एक लीगल एग्रीमेंट फ्रेम हो जाता है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ऐसा काम नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये जो कोवेनेंट्स होते हैं वो सेफ्टी गार्डरेल्स होते हैं जो बैंक यूज़ करती है, और इसी के बेसिस पे बोरोवर्स के एक्शन को मॉनिटर करती है और रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमसे लोन ले रखा है। ठीक, तो ये जो कोवेनेंट्स होते हैं, मतलब ये जो प्रॉमिसेस लिए जाते हैं किससे, बोरोवर से, वो तीन तरीके से होते हैं। एक तो हमारा आता है फाइनेंशियल कोवेनेंट्स। फाइनेंशियल कोवेनेंट्स में क्या होता है कि बैंक आपके बोरोवर को बोलेगी कि आपको पर्टिकुलर रेशियोज़, जो फाइनेंशियल रेशियोज़ होंगे उसका जो रेशियो है वो इतना मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका कितना रहना चाहिए, DSCR कितना होना चाहिए, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो जिसे हम कहते हैं, ये सब कितना आपको मेंटेन करके रखना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये मतलब जो बोरोवर होता है उसको ये रिक्वायर्ड होता है कि इतना मेंटेन करके उसके रखना पड़ेगा। तो एक तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। दूसरा आता है नेगेटिव कोवेनेंट्स। यहाँ का कहने का मतलब आपको ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्शन होगी बोरोवर्स के एक्शन पे कि आपको ये काम नहीं करना। नेगेटिव कोवेनेंट्स मतलब डोंट, ये आप नहीं कर सकते। जैसे क्या हो गया कि बोरोवर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि आप कहीं और से लोन नहीं ले सकते हैं, आप बिजनेस के मैनेजमेंट को चेंज नहीं करेंगे विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ बैंक्स, है ना, क्योंकि आप बैंक इन मैनेजमेंट्स वगैरह को देख के ही तो लोन दी है। आपको याद होगा हमने बात पढ़ी हुई है इस चीज़ की रिगार्डिंग डायमेंशंस में, जब हमने देखा था तो हमने यहाँ देखा था ना कि मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स को भी चेक किया जाता है। तो आप मैनेजेरियल, हमने किस मैनेजमेंट को देख के हमने लोन सैंक्शन किया था, और आप मैनेजमेंट कंटिन्यूसली चेंज करते रहेंगे तो फिर नहीं चलेगा। तो आप अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो आपको बैंक की परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ पे बोरोवर्स को रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने एक दो एग्जांपल दे दिया। ठीक, फिर एक आता है एफर्मेटिव कोवेनेंट्स। ये होता है डूज, आप ये कर सकते हैं, मतलब कि इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव एक्शन की बात की जाती है कि आप ये सब काम कर सकते हैं। जैसे आपको ईयरली अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट करनी होगी, जो टैक्सेस वगैरह हैं वो आप टाइम पे करेंगे, मतलब आप क्या क्या करेंगे, ठीक है, आप क्या नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे और क्या आप मेंटेन करके रखेंगे, इस चीज़ की बात होती है कोवेनेंट्स में। तो आपको स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह सबमिट करना है तो आप कंटिन्यूअस सबमिट करते रहेंगे पीरियोडिकली, जैसे आपको बोला गया होगा। तो आपको क्या क्या करना है, तो अफर्मेटिव कोवेनेंट्स हो गया, मतलब आप कहीं ना कहीं बोरोवर्स के एक्शंस को डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बोरोवर होता है, क्योंकि कोवेनेंट्स क्या है, प्रॉमिस है, तो यहाँ पे जो बोरोवर है वो प्रॉमिस करता है कि हम ये चीज़ें मेंटेन रखेंगे जो आपने कह रखी है, कि फाइनेंशियल हेल्थ सही रखेंगे, कुछ एक्शंस आपने रेस्ट्रिक्ट कर रखे तो वो एक्शंस नहीं लेंगे,
जैसे आप बिजनेस है तो हम पर्टिकुलर एसेट्स को सेल नहीं करेंगे, इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये इसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो चीज़ें वो भी मेंटेन किए जाएंगे। ठीक, इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ आता है दैट इज़ लीगल कंप्लायंस एंड वेरिफिकेशन। ये क्या हो गया भाई, कोई भी डॉक्यूमेंट इंडियन कोर्ट में इन्फोर्सिबल तभी होगा जब उसकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई होंगी। ठीक है, अब लीगल फॉर्मेलिटीज़ का क्या मतलब हो गया कि आपने ये जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं उसकी प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए। ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपका स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए जो स्टैंपिंग होती है ना वो कई तरीके से होती है, तो जुडिशियल हो गई, नॉन जुडिशियल हो गई, एडहेसिव स्टैंपिंग हो गई ना, इम्प्रेस्ड या एम्ब्रोस्ड स्टैम्प हो गया, तो कई तरीके के स्टैम्प्स होते हैं। जुडिशियल स्टैम्प बेसिकली होते हैं जो जुडिशियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको केस फाइल करना है, ठीक है, तो या कोर्ट को कुछ पेमेंट करना है, इस तरह के जब चीज़ों के लिए जो स्टैम्प पेपर यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं जुडिशियल स्टैम्प। और नॉन जुडिशियल स्टैम्प क्या होता है, ये जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई डीड बना रहे हैं, इन सब को प्रिपेयर करने के लिए जिन स्टैम्प्स की यूज़ की जाती है उसको कहते हैं नॉन जुडिशियल। मतलब ये बेसिकली कोर्ट से रिलेट नहीं करी, पर इसको ऑथेंटिकेट कर दे रही है कि ये डीड या ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, ये लीगल है ना। तो ये जो स्टैम्प्स होते हैं बेसिकली मॉर्गेज डीड वगैरह, रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, इस सब के रिगार्डिंग ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प को यूज़ किया जाता है। तो प्रॉपर स्टैंपिंग होगी, नॉन जुडिशियल स्टैंपिंग हो, जब आप जो डॉक्यूमेंट्स बनाने जा रहे हैं, लोन एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, या जो आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, या हाइपोथेटिकल या मॉर्गेज डीड जो भी कर रहे हैं, सब प्रॉपर स्टैम्प के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर लैंड की मॉर्गेजिंग वगैरह हो रही है, लैंड के अगेंस्ट लोन वगैरह लिया जा रहा है, तो वो प्रॉपर्ली सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिससे वो लीगली वैलिड हो सके कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी अब आपकी देखरेख में ये जब्त की जाए, इसके अगेंस्ट लोन क्रिएट किया गया है। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, एग्जीक्यूशन और साइनिंग। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथराइज सिग्नेचरीज के थ्रू सिग्नेचर किए जाने चाहिए। अगर कोई अल्टरेशन है तो वो भी ऑथेंटिकेट किए जाएं कि अल्टरेशन किया गया, उस पर भी साइन और स्टैंपिंग की गई हो। तो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स, अब मान लीजिए लोन एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट में बॉर्डर की साइन ही नहीं है, तो लोन एग्रीमेंट कहाँ से वैलिड हो जाएगा? इज इट क्लियर? तो जो भी चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपने प्रिपेयर किया हो, लोन एप्लीकेशन फॉर्म है, लोन फॉर्म, उसमें बॉर्डर की या जो आपका लोन प्रोवाइडर है उसकी साइन ही नहीं है, तो क्या वो लीगल हुआ? नहीं हुआ। तो इस तरीके से प्रॉपर साइनिंग होनी चाहिए, जिस जगह पे जिसकी ज़रूरत होगी, जिस भी अथॉरिटीज़ को साइन करना होगा वो वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। फिर हमारा आता है एक और वेटिंग। ठीक है, लीगल कंप्लायंस में वेटिंग भी आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं या बैंक के लॉयर्स वगैरह हैं, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं वो इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई भी तरीके का लूप होल नहीं है, कोई भी लीगैलिटी में कहीं से कोई कमी नहीं है। आप मान लीजिए कि कोई घर लेने जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट लोन लेने जाते हैं, तो जो बैंक के लॉयर्स हैं या फिर मैं बोलूँ कि जो आर्किटेक्ट हैं, बैंक के वैल्यूअर जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाके उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगाते हैं, उस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं और सारा लीगल पेपर्स चेक करते हैं कि वाकई में ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, इसके अगेंस्ट ऑलरेडी कोई लोन तो नहीं चल रहा है। इस तरह से पूरी उसकी वेटिंग की जाती है। ठीक है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के जो भी कंप्लायंस हैं या बैंकिंग रेगुलेशन के जो भी कंप्लायंस है, उन सबको ध्यान में रख के सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो भी है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं ये बैंक लॉयर्स और लीगल एक्सपर्ट्स। ठीक है, तब वेटिंग होती है। तो ये सब चीज़ें जब आपकी होंगी तभी आपका लोन डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड कहा जाएगा। ठीक है, तभी वो लोन इन्फोर्सिबल होगा कोर्ट में। अदरवाइज आपने लोन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लिए, पर अगर वो इस तरह से चीज़ें नहीं है, प्रॉपर साइनिंग नहीं है, स्टैंपिंग नहीं है, या फिर मैं कहूँ रजिस्ट्रेशन सही नहीं, वेटिंग पेपर सही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में चीज़ें सही नहीं मानी जाती हैं। क्लियर हो गया? तो ये पूरा हमने स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन डॉक्यूमेंट समझ लिया। आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।